यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि मेरी आवाज़ मैं खुद आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे भी रहा हूं और सुनाई भी दे रहा हूं। एक बार रिप्लाई कर दीजिए आप सभी विद्यार्थी। सतीश जी गुड मॉर्निंग, प्रकाश, भारती तिवारी जी जय हिंद। चलिए शुरुआत करते हैं फिर हमारी क्लासेस का। प्रवीण जी ओके, एवरीथिंग इज ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस। देखते हैं कि आज आपके खाते में क्या कुछ नया पता चलता है। कल हमने जैसे कि बात ऑलरेडी कर रखा था कि किस तरीके से जो पूरा विश्व है जिसे हमने पेंजिया कहा था, उस पेंजिया का हमने विघटन देखा था, कैसे वो टूटा था। उससे संबंधित हमने दो सिद्धांतों को पढ़ा था। एक था जियो सिंक्लाइन थ्योरी या भूसन्नति का सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको नाम बताया था, याद रखोगे, कोबर। और फिर उसके पश्चात मैंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा जो प्लेट्स है वो अलग अलग होता जा रहा है, जिसमें कि अंगारा लैंड की बात की हमने, नीचे दक्षिण में गोंडवाना लैंड की बात की, और उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत था, याद रखिएगा बस। तो ये हमने जाना। और उसमें जिस सिद्धांत का नाम आपको मैंने बताया था वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये भी हमने बात कर रखे हैं। किसने उसे किया? तो विशेष तौर पे नाम जो है हैरी हेस का, आप याद रखोगे। वैसे अगर हैरी हेस को छोड़ करके अगर कोई और नाम आ जाए कि प्रतिपादित सर्वप्रथम किसने किया, तो वहां पर वैसे तो विशेष तौर पर अगर देखा जाए स्पेशली हैरी हेस का ही नाम आएगा। अन्यथा आप सबसे बेहतर ये करिएगा, वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछता है। और ये मैं करबद्ध निवेदन आप सभी से करता हूं कि आप एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पुस्तिका ले लीजिए और उस पुस्तिका के माध्यम से आप अपना अध्ययन करते रहिए। जैसे जैसे तो बहुत कुछ आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, पुष्पराज यादव जी गुड मॉर्निंग, भारती जी मुस्कुराते हुए। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा की। और आज जो हम बात करेंगे वो है हिमालय को लेकर के, किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय में हमें क्या कुछ पढ़ना पड़ता है, कहाँ दर्रे मिलेंगे, कहाँ आपको पर्वत, पठार, पठार तो ऐसे हिमालय वाले क्षेत्र में नहीं, सेम पर्वतों की बात करेंगे, फिर उसके बाद पठारी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय हिस्से में हम जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। विवेक जी गुड मॉर्निंग भाई, आप सभी को गुड मॉर्निंग। टॉपिक का जो नाम है हमारा वो है भारत के भू आकृतिक प्रदेशों की हम यहाँ पे फिलहाल बात करेंगे। वैसे ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में हम उसको फिजियोग्राफिक डिवीजन कहते हैं या फिर भारत का भौतिक स्वरूप। जो आज का जो टॉपिक है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। अब भौतिक स्वरूप मतलब कि हम यहां पर किसकी बात करेंगे? कल मैंने आपको बताया था जैसे कि पर्वत, पठार, फिर हम बात करेंगे इसी में द्वीप समूहों की, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह। ठीक, भारत का भौतिक स्वरूप हम इसी में ही चर्चा करेंगे। भारत के जो तटीय राज्यों से लगा हुआ जो तटीय मैदान है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, उसे देख लेते हैं आप कि किस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। तो सर्वप्रथम हमने कल क्या देखा था, यहां देखिए, ये आपका ग्लोब है। इस ग्लोब में हमने दो भागों में विभाजित कर दिया था। ऊपर आपके पास इस तरीके से मिला था अंगारा लैंड, याद करिए ये था अंगारा लैंड, कल हमने बात किया था इसमें अंगारा लैंड। और नीचे जो हमें मिला था वो क्या था? गोंडवाना लैंड। और इसी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है हमारा अपना भारत, जो पहले कभी दक्षिण, अगर आप एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाते हो, अफ्रीका महाद्वीप में जाते हो, तो अफ्रीका महाद्वीप के नीचे में भारत अटैच था पहले, मतलब दक्षिण अफ्रीका के बिलो साइड अगर आप जाओगे तो, मतलब सीधा सीधा ओवरऑल याद रखो, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम में ही भारत पहले कभी अटैच हुआ करता था, जो इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। बस इतना आप याद रखोगे, गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत था, आप इतना बस याद रखो। और देखा जाए तो किस महाद्वीप से अटैच था भारत उस समय? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अटैच था, अफ्रीका महाद्वीप से, बस इतना याद रखो। अब ये गोंडवाना लैंड अलग हो गया था। हमने बताया था कि यहां पर कल हमने देखा था क्या था? तैतीस सागर, यहां पे बात हुई थी तैतीस सागर की, तैतीस सागर।
ये भी हमने कल देखा था इसमें कॉन्सेप्ट, जिसमें कि जो तैतीस सागर था, हमने बात किया था तैतीस सागर भूसन्नति वहां जो बनी हुई है, मतलब जो गर्त बन चुका है, जो एक खड्डा तौर पर आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर इनके अवसाद भरने लगे थे और बाद में यही हिमालय पर्वत जैसे बड़े बड़े पर्वत श्रेणियों के तौर पर हमें उभरता हुआ दिखाई दिया था। ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम थोड़े से आगे की बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इसी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है हमारा भारत। यहाँ समझिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। मतलब कि हम जो यहाँ पे बात करें 100 से 200 करोड़ वर्ष पूर्व की हम बात करते चलेंगे, उससे भी पूर्व की, है ना। तो वो एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल या फिर भूवैज्ञानिक समय मापनी के आधार पर बताया जाता है, जो कि हम पत्थरों का अध्ययन करके करते हैं। तो जब मैं एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा विशेष तौर पे भारत का भूगर्भिक टॉपिक जब मैं लूंगा, तब जाकर के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, भूगर्भिक संरचना, तब वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। अभी बस आप सुने रहोगे भाई। क्या सुने रहोगे? कि जो गोंडवाना लैंड है, इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन था? इंडिया था। और अगर जानना है तो इंडिया कहां पे? अफ्रीका महाद्वीप में। कब अलग हुआ? किसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में या फिर किसी भूवैज्ञानिक समय मापनी में। और वो भूवैज्ञानिक समय मापनी एग्जैक्ट क्या है? जब मैं भूगर्भिक संरचना बताऊंगा भारत की, तब मैं बता दूंगा पत्थरों का अध्ययन करके कैसे हम अलग अलग तौर पर डिवाइड करते हैं या विभाजित करते हैं। तभी तो आप छत्तीसगढ़ में पाते हो कडप्पा शैल समूह, तभी तो आप छत्तीसगढ़ में पाते हो आर्कियन शैल समूह, तभी तो आप छत्तीसगढ़ में देखते हो कि वहां पर आपके पास क्या दिखाई देता है कि कडप्पा है, आपको वहां पे दिखाई देगा आर्कियन शैल समूह है। आपको छत्तीसगढ़ में शैल समूह में पढ़ाया जाएगा कि आंध्र प्रदेश के जो पत्थर मिल रहे हैं उसी से हमने नाम यहाँ दे दिया, कर्नाटक में जो शैल समूह मिल रहा है उससे नाम हमने यहाँ पर दे दिया। कडप्पा हो गया उदाहरण के तौर पर, धारवाड़ हो गया उदाहरण के तौर पर। तो ये सब मैं भूगर्भिक संरचना के दौरान आपका अध्ययन करवाऊंगा। ठीक, सुमित जायसवाल जी बोले सर सॉरी सर मैं आपकी लाइव क्लासेस नहीं देख पाता क्योंकि सुबह ग्राउंड जाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं सुमित जी, आप लाइव क्लास नहीं देख पा रहे तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख लिया करिए, है ना। चलो आगे देखते हैं भाई। आज वैसे अगर देखा जाए तो हकीकत बताऊं, आज अभी आप लोगों के लिए एकदम फास्ट बाइक चला करके आ रहा था तो मेरे सामने एक साइकिल वाले बुजुर्ग से, वृद्ध से हमारे एक अंकल या पिता स्वरूप व्यक्ति आ गए, जिनको रोकने के ही लिए या फिर जिनको बचाने के लिए मैं स्वयं स्किड कर गया, थोड़ा गिर गया। इस वजह से आप लोगों के लिए मैं 2 से 3 मिनट विलंब हो गया, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए अंगारा लैंड हो गया, गोंडवाना लैंड आ गया, ये तैतीस सागर। अब हम भारत की बात करते हैं माय डियर। अभी जैसे कि मैंने बताया कि भारत जो है, यहाँ देखो विषुवत रेखा के नीचे चले जाएगा, ये रहा विषुवत रेखा हमने बना दिया। तो विषुवत रेखा का मान हम क्या लेते हैं? 0 डिग्री लेते हैं। सब इन शॉर्ट बताते जा रहा हूं ना, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है। ये 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या है? ये विषुवत रेखा, जिसको आप क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अब यहां पर ही हम क्या बनाएंगे, यहां देखेंगे, ये आपका बन गया लाइक दिस अफ्रीका महाद्वीप। ये इस तरीके से आपके पास एक अफ्रीका महाद्वीप दिखाई देता है। इसी अफ्रीका महाद्वीप में यहां जो था वो था हमारा लाइक दिस, जी ये हमारा कुछ भारत ऐसा था। अभी हिमालय नहीं है ना, इसलिए भारत माता का जो सर, जो ताज कहलाया जाता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अभी ये इस तरीके का ये भारत है। तो ये है हमारा इंडिया। इन शॉर्ट समझते चलिए, ये है भारत। अब ये भारत कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप में अभी फिलहाल की बात चल रही है, यहां समझेंगे। यह आ गया अफ्रीका महाद्वीप में। अब क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि आप एक थ्योरी याद रखिए। थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हिंदी में अगर आपको बोलना है, किस थ्योरी का नाम लिया जा रहा है? थ्योरी का नाम लिया जा रहा है, मैं इसे अलग से यहां पर पॉइंट आउट भी करते जा रहा हूं आपको। थ्योरी का नाम लिया गया किसे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या फिर इसी को ही कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है, तो जो महाद्वीप है या फिर जो प्लेट्स है जिसपे महाद्वीप है, वो एक दूसरे से अलग हो रहे, कुछ तो अलग हो रहे हैं, कुछ एक दूसरे के करीब जा रहे। तो यहां पर जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग चले, 100-200 करोड़ वर्ष पूर्व की मैं बात कर रहा हूं, तो ये है अफ्रीका जहां पे अटैच है इंडिया। और यहां ऊपर हमें कहीं दिखाई देगा यूरेशियन, मतलब यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशियन प्लेट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं माय डियर। यूरेशियन,
यूरेशियन प्लेट, और ये अफ्रीका प्लेट है। अब क्या होगा, यहां से भारत बाहर निकलेगा धीरे धीरे इस तरीके से, ये भारत निकलेगा, यहां ध्यान देते जाइएगा। ये भारत निकला, इस तरीके से चलना चालू किया, और जब ये चलना चालू किया ऊपर की ओर जा रहा है, जाते जाते विषुवत रेखा को क्रॉस किया, और विषुवत रेखा को जब ये क्रॉस किया तो जा करके ये टकरा गया सीधा किससे, यूरेशियन प्लेट से। अब यूरेशियन प्लेट से अगर ये टकराता है तो ये आपके पास इस तरीके से यहां पर हमें दिखाई देगा, ये ऐसा टकरा गया भारत। अब भारत जब यहां पे टकराया, यहां ध्यान देंगे, अब आप मुझे बताओ, जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो जाहिर सी बात है उनके बीच बल उत्पन्न होगा, फोर्स डेवलप होगा, लाइक दिस। टकराएगा तो बल उत्पन्न होगा, और जब ये बल उत्पन्न हुआ तो बल उत्पन्न होने की वजह से, यहां पर आप ध्यान देंगे, बल उत्पन्न होने की वजह से यहां पे वलन आ गया। वलन मतलब फोल्ड कैसे हुआ, मैं इसे एक ब्रॉड लेवल पे बता रहा हूं। मान लीजिए ये इंडियन प्लेट है, इस तरीके से ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट जा करके इस तरीके से ऐसा गया, और यहां कहीं जो यूरेशियन प्लेट था उस यूरेशियन प्लेट में इस तरीके से अंदर की ओर धस गया या उससे टकरा गया। टकराने की वजह से अब यहां पे फोर्स डेवलप हुआ, फोर्स आया, और फोर्स आने पर यहां ध्यान दीजिएगा, फोर्स आने पर यहां की जो चीजें इस तरीके से ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई। ये जो ऊपर उठा ना, यहाँ पे जो यहाँ पर अब जो दिखाई देगा इस तरीके से जो चीजें ऊपर उठ जाएगी, ये जो ऊपर उठा है ये कुछ और नहीं, आज वर्तमान का हिमालय है। और इस हिमालय को कहा जाता है, इसी ये जो इस तरीके से ऐसा टकराने पर बल उत्पन्न होने की वजह से ऐसा टकराया और बल उत्पन्न होने की वजह से ऊपर उठ रहा है, इस वजह से इसे कहा जाता है वलित पर्वत। क्या कहा जाएगा, वलित पर्वत, ये आप याद रखोगे, वलित, वलित पर्वत इसे कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में इसे फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, ये आप याद रखोगे, ठीक है। वलित पर्वत या फिर आप इसे कहोगे फोल्ड माउंटेन्स, इधर ध्यान देंगे। तो भाई यहां पर अब आपके पास जो पर्वत है उसका निर्माण होने लगा, या फिर आप इसे फोल्ड माउंटेन्स बोल दीजिए, इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन। अब आपका हिमालय का निर्माण हो गया। लेकिन जरा विशेष तौर पर आप लोगों का एक ध्यान चाहूंगा, उसे देखिएगा, फिर हम हिमालय में चीजों में जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा डिटेल बेस पे नहीं जानना है। यहां पर जो ब्लू कलर में आपको मैंने दर्शाया वो हिमालय है, लेकिन हिमालय से पूरा अगर देखा जाएगा तो यहां पर आप देखें, यहां पर क्या था, अगर आप देखोगे तो यहां था पूरा का पूरा टैथिस सागर। और ये कहा जाता है कि जब ये इंडिया जाकर के यहाँ पे टकराया तो क्योंकि टैथिस सागर वहां पे था, तो टैथिस सागर के जो सेडिमेंट्स है, अवसाद है, वो अवसाद हमें यहाँ हिमालय में दिखाई देने लगते हैं। वही जो अवसाद है वो हमें इस हिमालय में दिखाई देने लगते हैं माय डियर, इसे आप याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले वहां पे क्या था भाई, टैथिस सागर था। आप अपनी जिंदगी से जोड़ के देख लीजिए, आने वाला खुशियां लेकर के आता है मगर जाते वक्त कुछ गम दे जाता है, और गम के साथ ही साथ कुछ ऐसी निशानियां दे जाता है जो हमें जीवन पर्यंत याद रहता है। जीवन पर्यंत याद रहता है कि कोई तो था जिंदगी में जो आया और आकर यूं चला गया, चला तो गया लेकिन उसकी यादें रह गई, और उस यादों के भरोसे हम अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। वही यहां पर प्रकृति दिखाती है कि जो यहाँ पे टैथिस सागर था, वो टैथिस सागर के जो सेडिमेंट्स है, जो अवसाद है, वो हमें हिमालय में दिखाई देते हैं। और इसका परिणाम यह है कि आज हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, गंगा नदी, उदाहरण के तौर पर सब आप जानते हो हिमालय से गंगा नदी निकल रही है, यमुना निकल रही है। आपने सुना होगा कि गंगा नदी में जब आप जाओगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, ये धार्मिकता है। लेकिन पाप धोने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी का मर्डर कर दिया और आपने गंगा नदी में स्नान कर लिया और आप बच गए। पाप धोने का धार्मिक तात्पर्य यह था कि वो जो नदी है कहां से आ रही है, हिमालय से आ रही है। हिमालय से पहले वहां पे पहले कभी टैथिस सागर था, तो टैथिस सागर में जो मिनरल्स मिलते थे, खनिज थे, वो खनिज इतने उपयुक्त है कि उससे जब वहां से नदियां आ रही है तो वो अपने साथ वो मिनरल्स ला रही है, खनिजों को ला रही है, और वो खनिज जब पानी के साथ आ रहा है और उसी पानी में जब आप डुबकी लगा रहे हो, उदाहरण के तौर पे गंगा नदी में, माँ गंगा में, तो वो आपके स्किन से संबंधित, चर्म से संबंधित जो रोग है उसे खत्म कर देते थे। और उसे कहा गया कि आपका पाप धुल जा रहा है। मतलब धार्मिकता भी बहुत
उन्होंने गहन अध्ययन करके बात किया। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं भाई, किसी धर्म संप्रदाय का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं कि वो अपनी जगह सही थे, जिसे आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। लेकिन आज गंगा नदी को आप प्रदूषित कर रहे हो, इसीलिए तो नमामि गंगे भारत सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, नमामि गंगे, जिसके दौरान वो जो नदियां हैं उसे साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। बस इतना आप जान के रखो। तो फिलहाल हम चलते, हिमालय का निर्माण हो गया, ये वलित पर्वत है। अब यहां पर देखिए वलित पर्वत है, तो एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये कहता है कि आज भी वर्तमान में ये जो इंडियन प्लेट है उस यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। टकरा रहा है मतलब ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है भैया, उसके अंदर इस तरीके से सबडक्ट होते जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, जाने की वजह से लगातार यहाँ पे बल उत्पन्न हो रहा है, और बल उत्पन्न होने की वजह से आज भी यहाँ पे जो हिमालय आपको दिखाई दे रहा है उसकी, उस हिमालय की, यहाँ पे जो आपके पास हिमालय दिखाई दे रहा है, ये हिमालय की आज भी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि अगर आपके पास कभी प्रश्न में एक वाक्य दे दे कि हिमालय नवीन वलित पर्वत है, तो बिल्कुल सही है। नवीन कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, और ऊंचाई बढ़ने का मतलब क्या है कि जो इंडियन प्लेट है वो आज भी यूरेशियन प्लेट में धंसता जा रहा है, और धंसने की वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है माय डियर, ये याद रखिएगा। ठीक है भारती तिवारी जी, जी बिल्कुल सही कहा आपने, समझ में आया ये बात। चलिए, ये तो था एक कॉन्सेप्ट जो आपको जानना था कि अगर आपके पास कुछ ज्यादा ही कठिन प्रश्नों को लेकर के अगर वो पूछ दे, कब बना क्या बना, अभी फिलहाल आपको इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे विशेष तौर पर हिमालय की बात करेंगे माय डियर, हिमालय की। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लिया, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ इसका भेज ही दूंगा। चलिए, अब हिमालय का हम डिवीजन करेंगे, हिमालय को भी हम विभाजित करेंगे अलग अलग भागों में। तो सर्वप्रथम हमारा जो सब टॉपिक आता है वो है हिमालय का जो समानांतर संरचना है उसे हम देखते हैं। यहां देखिए, हिमालय का समानांतर संरचना, समानांतर संरचना की मैं बात ये कर रहा हूं, यहां समझिएगा आप। हिमालय का संरचनात्मक, संरचनात्मक मतलब कि जो उसकी संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर हम यहां पर डिवीजन करें। ठीक है, भारत के संरचनात्मक विभाग, विभाग अब ये किस तरीके से टूटेगा भाई, आपने अपने समय सुना होगा कि पहले कभी जब भी आप पढ़े होंगे कि हिमालय में आपने सुना होगा कि महान हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय कह देते हैं, आपने सुना होगा लघु हिमालय, आपने सुना होगा शिवालिक, बस उन्हीं हिमालय के अलग अलग जो समानांतर भाग हमें दिखाई देंगे, हम उसी की अब अध्ययन करेंगे। तो हिमालय की संरचनात्मक विभाग, अब संरचनात्मक कैसा है, तो मैं समांतर चलूंगा। समांतर मतलब कि पैरेलल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल, मतलब कि इस तरीके से ये पैरेलल लाइंस होती है ना, इसको पैरेलल लाइंस इंग्लिश में पैरेलल और हिंदी में समानांतर बोलते हैं। तो उसी समानांतर की मैं यहाँ पे बात करूंगा। चलिए अब हम देखते हैं क्या ये बात कर रहा है, क्या कुछ कॉन्सेप्ट हमें इसमें जानने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम भारत का मैं उत्तरी क्षेत्र बना रहा हूं। उत्तरी क्षेत्र मतलब कि भाई भारत माता का अपना ताज, मतलब कि आपका अपना जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में अभी हमें जाना होगा। तो चलिए अब हम वाले क्षेत्र में जाते हैं। और विद्यार्थियों ऐसे ठंडे ना बैठा करो यार, मानता हूं कि मौसम जो है वो ठंड हो चुका है, लेकिन आप में गर्माहट भरी रहनी चाहिए भाई। और गर्मजोशी से जब व्यक्ति अध्ययन करता है ना, तो याद रखिएगा दिलो दिमाग और मस्तिष्क में, मस्तिष्क मतलब आपका अपना दिमाग और मस्तिष्क में जो चीजें हैं बहुत जल्दी ग्रहण होती है भाई। तो मुस्कुराते हुए हमेशा पढ़ते रहिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं भाई भारत, देखो भारत का अगर मैं उत्तरी क्षेत्र बनाऊं तो किस तरीके से आपके पास दिखाई देगा, सिर्फ उत्तरी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं भाई। ये रहा आपके पास, ये ऐसा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र मैं बना रहा हूं।
ठीक, यहां पर ध्यान दोगे, ये इस तरीके का, फिर इधर चले जाएंगे हम। ये हो गया भारत का उत्तरी भाग। अब इस भारत के उत्तरी भाग में अगर हम देखेंगे तो हिमालय का समानांतर श्रेणियां हमें मिलती है। समानांतर श्रेणियों में सर्वप्रथम जिस श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं वो है, सर्वप्रथम की जो मैं बात कर रहा हूं वो है ट्रांस हिमालय के नाम से आप इसे जानोगे माय डियर। लाइक दिस, मैं ऐसा बना दे रहा हूं, यहां ध्यान दोगे तो यहां पर क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा आपके पास ऐसा, ये कहलाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस, हिंदी में भी आप ट्रांस हिमालय बोलोगे और अंग्रेजी में भी आप ट्रांस हिमालय बोलोगे। तो इस चीज को लेकर के किसी प्रकार का दो मत ना खड़े करिएगा। तो हिंदी में भी ट्रांस हिमालय और हिंदी में और अंग्रेजी में भी आप इसे क्या पढ़ते हो, ट्रांस हिमालय। तो ये आ गया आपके पास ट्रांस हिमालय। अब सर ट्रांस हिमालय जो आपने बोला, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि ये कौन सा वाला क्षेत्र है। भाई पहली बात तो मस्तिष्क में आना चाहिए कि सर अगर आप ट्रांस हिमालय बोलते हो तो ये कौन सा वाले क्षेत्र में हमें मिलेगा। सर ट्रांस हिमालय बोलते हैं तो इसका निर्माण कैसे हुआ। तो विशेष तौर पर अगर आप देखोगे तो देखिए ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, ये लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, मतलब कि जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में आपके पास उत्तरी क्षेत्र में लद्दाख वाले पार्ट तरफ आपको दिखाई दे रहा है ट्रांस हिमालय। अब यहां पर इस ट्रांस हिमालय में हमें एक बात जो जाननी होगी माय डियर, वो ये जाननी होगी कि इसका निर्माण किससे हुआ। तो देखो अब मैं एक एक चीज यहाँ पे लिखते भी चल रहा हूं, ध्यान से समझते भी चलेंगे। सर्वप्रथम हमें जो जानना होगा वो क्या जानना होगा कि भाई इसके निर्माण संबंधित कुछ तथ्यों को आप बता दीजिए सर। चलो ठीक है, तथ्यों को हम बात कर देते हैं। पहला बिंदु आया हमारा क्या, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, और मैं कुछ पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। ये बोर्ड की बात नहीं करो, बोर्ड वाला पीडीएफ, एक पीडीएफ आपके पास जो नोट्स रहेंगे जहाँ पे दर्रे दिए रहेंगे और भी कुछ नाम दिए रहेंगे, पर्वत दिए रहेंगे, जो एक्स्ट्रा रहेगा जो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आ गया ट्रांस हिमालय, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, चिंता ना करो। ट्रांस हिमालय, तो सबसे पहले इसके निर्माण की हम बात करते हैं। निर्माण में आपको यहाँ पे सुनने मिलेगा, यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम निर्माण बोलते हैं तो आपको पुस्तकों में पढ़ने मिलेगा कि यह अवसादी, ध्यान से सुनेगा, अवसादी सेलों से इसका निर्माण हुआ है, ऐसा सुनने मिलता है। अवसादी, अब ये अवसादी सेल क्या है, इसे ध्यान दोगे, इसे समझोगे कि सर ये अवसादी सेल क्या है। अवसादी सेल जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी सेल को आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, तो सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक क्या है इसे समझते हैं माय डियर, जो मैं बताना चाह रहा हूं ध्यान से समझिएगा। अवसादी सेल, अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक होता है, देखो तीन प्रकार के हम शैल समूह पढ़ेंगे जब मैं आपको भूगर्भिक संरचना बताऊंगा। एक रहेगा आग्नेय, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे एक बता देता हूं इन शॉर्ट, तीन प्रकार के हम पत्थरों की शैल समूह की बात करेंगे। एक रहेगा आग्नेय, आग्नेय शैल समूह। दूसरा फिर हम पढ़ेंगे वो रहेगा कायांतरित, कायांतरित शैल समूह। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा अवसादी शैल समूह। तीन प्रकार के शैल समूह। आग्नेय शैल समूह जो रहता है वो नीचे जमीन से निकल करके, अब जमीन से अगर निकलेगा तो आप मुझे बताओ क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। और वो लावा जब सूखने लगता है और जमीन पर ही आपको शुरुआत में दिखाई दे रहा है, मतलब कि वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इन शॉर्ट समझिए बस, मान लीजिए जमीन फटा और फटने के पश्चात आप समझ रहे हो ब्रेक हुआ, वहां से इस तरीके से मैग्मा निकला। मैग्मा निकलने के बाद जब ये बाहर निकलता है तो इसे लावा कहते हैं। और यही लावा जब सूख जाता है, और यहाँ पे इस क्षेत्र में भी कई जगह ये पाया जाता है, इसे कहते हैं आग्नेय शैल समूह, जो कि आग से बना हुआ है। और यही आग्नेय शैल समूह जब कहीं जमीन पे पड़ा हुआ है, कहीं स्थल पे पड़ा हुआ है, यही शैल समूह इस तरीके से पड़ा हुआ है। अब ये शैल समूह धीरे 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 इसमें परिवर्तन होता रहेगा, इसमें दबाव पड़ता रहेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आता रहेगा, परत दर परत, परत दर परत। तो इसमें इतना अत्यधिक दबाव पड़ेगा, इतना कुछ इसमें भौतिक तौर पर बदलाव दिखाई देगा, इसमें हमें रासायनिक तौर पर बदलाव दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसमें मौसम का प्रभाव दिखेगा, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी बरसात। तो ऐसे बदलाव की वजह से जब इन चट्टानों में भौतिक स्वरूप अलग दिखाई देने लगता है, जब इन आग्नेय चट्टानों में
रासायनिक स्वरूप अलग दिखाई देने लगता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर, इस सेल समूह के स्ट्रक्चर को या संरचना को हम कहेंगे कायांतरित, मतलब जिसकी काया ही बदल गई, जिसकी काया ही बदल गई। प्रकृति तो यही बताता है भाई, आप अपनी जिंदगी से जोड़िए ना। अगर आप किसी मनुष्य पर किसी भी प्रकार के दबावों के अधीन अगर उसे कर दोगे तो उसका नेचर, उसकी प्रकृति आपको बदलती दिखाई देगी। अगर आप उस पर मानसिक दबाव डालिए किसी प्रकार का, आपको उसके नेचर में, आपको उसकी प्रकृति में बदलाव दिखाई देने लगेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर दबाव की वजह से, चाहे वो मौसम का दबाव है, तो यहाँ पर बदलाव होने लगा भौतिक और रासायनिक तौर पे। तो क्या बन गया? कायांतरित। अब यही कायांतरित चट्टाने, माय डियर ध्यान से सुनेगा, अब यही कायांतरित चट्टाने, इन शॉर्ट सब बता रहा हूं, और अत्यधिक मौसम के तौर पर आधार को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड, अत्यधिक बारिश इत्यादि इत्यादि, और भी कई फैक्टर्स होते, कारक होते, उसके प्रभावाधीन आकर के यही कायांतरित चट्टानों का स्वरूप इतना बदल जाता है कि ये बचे कुचे शैल समूह कहलाते हैं। और वो बचे कुचे शैल समूह को कहा जाता है अवसादी चट्टाने। क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टाने। और यही जो अवसादी चट्टाने हैं माय डियर, इसी अवसादी शैल समूह से बना है यहाँ पे ट्रांस हिमालय। क्यों? क्योंकि पहले कभी वहां पर क्या हुआ करता था, याद करिए, मैंने बताया था टैथिस सागर। तो टैथिस सागर आज नहीं रहा, तो टैथिस सागर का अवसाद तो मिलेगा ना, बचा कुचा पार्ट मिलेगा ना, तो उस बचे कुचा पार्ट यहाँ पे मैक्सिमम तौर पर आपको दिखाई देने लगता है, अधिकतम तौर पर। तो हम ये अध्ययन करते हैं कि जो निर्माण है ट्रांस हिमालय का, वो अवसादी शैल समूहों से हुआ है। क्लियर हो गया? तो निर्माण किससे? अवसादी शैल समूह से। मैं इसे फिलहाल इसे इस तरीके से रख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये निर्माण नहीं, निर्माण में सिर्फ क्या पढ़ना है? अवसादी शैल समूह। आई थिंक इट्स क्लियर। अगर ये क्लियर है तो अब इसी ट्रांस हिमालय में, अब हम भाई, आपको जब पुस्तक आप पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये जो अवसादी शैल समूह से बना जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय किस युग में बना, तो वहां पर आपको पढ़ने मिलेगा टर्सरी। मैं बताऊंगा, अभी बस सुने रहो। कौन सा टाइम पीरियड है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड? तो बोलेगा टर्सरी से कैम्ब्रियन तक का, ऐसा वो कहता है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से सुनेगा भाई, टर्सरी से कैम्ब्रियन तक का वो बोलेगा। मगर टर्सरी क्या है, कैम्ब्रियन का क्या है? तो टर्सरी और कैम्ब्रियन कुछ और नहीं है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, भूवैज्ञानिक समय मापनी है, जो वहां के शैल समूह का अध्ययन करके उनका सही सही मेजरमेंट या मापन किया गया कि कितना करोड़ों वर्ष पुराना है, और उसके आधार पर उनको विभाजित कर दिया गया। तो वो कहलाने लगा कि ये टर्सरी युग से कैम्ब्रियन युग तक का मिलता है। मतलब कि निर्माण में लेकर के अगर मैं सेकंड पॉइंट बोलूं तो यहां पर आ जाएगा समय कब का है, तो समय आप याद रखोगे, बस याद रखना है आपको टर्सरी। ठीक है, टर्सरी क्या है? ये एक भूवैज्ञानिक समय मापनी है। ठीक, तो आ जाएगा टर्सरी से कैम्ब्रियन, टर्सरी से कैम्ब्रियन, बस इतना याद रखो आप, टर्सरी से कैम्ब्रियन युग तक का, बस और कुछ नहीं जानना है। ये दो बिंदु आ गए हमारे पास। तृतीय बिंदु अब यहां पर देखिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम ट्रांस हिमालय के नीचे जाते हैं तो हमको एक अन्य और हिमालय देखने के लिए मिलता है, जिसे हम बोलते हैं महान हिमालय। यहां ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे हमें एक और हिमालय मिलेगा जिसे हम कहेंगे महान हिमालय, लाइक दिस। ये है महान हिमालय, मैं नाम लिख देता हूं, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। ये है महान हिमालय, या फिर आप इसे बोल दोगे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। तो मैंने महान हिमालय अभी तुरंत क्यों ले लिया? महान हिमालय लेने का कारण यह है कि आप देखिए, कोई भी दो चीज अलग है आप कैसे जानोगे? भाई आपका घर और आपके पड़ोसी का घर अलग है, कैसे पता चलेगा? ओनली बिकॉज ऑफ हैविंग अ बाउंड्री वॉल। जब आपके पास आपकी बाउंड्री वॉल होती है, वही आपको प्रदर्शित करता है कि भाई ये क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र मेरा है। वैसे ही ये जो ट्रांस हिमालय से अलग होगा, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, तो किससे अलग होगा? तो यहां पर आपके पास एक भ्रंश दिखाई देता है। भ्रंश, भ्रंश मतलब होता है घाटी।
ठीक है। ऐसे दो जो भूभाग है वो अलग होते हैं, तो वहां पे घाटी स्वरूप हमें दिखाई देता है जिसे हम भ्रंश कहते हैं। तो यहाँ पे जो भ्रंश आता है वो है ITSZ, ITSZ। अब ITSZ क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो बाउंड्री नाम दे देता हूं पहले मैं, क्या है बाउंड्री, या फिर हिंदी में अगर आप उससे चाहो तो सीमा, जो इन दोनों को अलग करती है। सीमा लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा माय डियर, ये आ गया सीमा। सीमा का नाम दिया ITSZ। अब बात आता है ITSZ क्या है। कल तो आपने ITCZ पढ़ा रहे थे सर। ITSZ है इंडस सांगपो सचर जोन। अब सर इंडस सांगपो सचर जोन क्या है बताऊंगा, पहले मैं लिख देता हूं इंडस सांगपो सचर जोन, अंग्रेजी में लिख देता हूं क्योंकि अंग्रेजी में ही वहां लिखा गया है ना। आई से है इंडस सांगपो, TSANGPO क्या है बताऊंगा, चिंता ना करो। सचर SUTURE और ZONE सचर जोन। अभी है क्या, यहां पर आपके पास इंडस मतलब सिंधु नदी की बात चल रही है। इंडस मतलब किसकी बात चल रही है माय डियर, तो बात चल रही है सिंधु नदी की। और सांगपो मतलब ये ब्रह्मपुत्र नदी की बात चल रही है। और ब्रह्मपुत्र नदी किस तरफ जाएगी, किस तरफ जाएगी बताऊंगा मैं, आसाम तरफ जाएगी, अरुणाचल प्रदेश तरफ जाएगी, अरुणाचल प्रदेश आसाम, आसाम से फिर इधर बांग्लादेश जाएगी। सचर जोन, सचर जोन मतलब कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो घाटी बनाई गई है, वही घाटी एक बाउंड्री लाइन के तौर पर दिख रहा है हमको ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य। इतना क्लियर हुआ प्रकाश साहू जी। सब मेरा भी नेटवर्क इशू, भारती जी नेटवर्क इशू, देखिए नेटवर्क इशू हो रहा है ना, तो ये आप लोग की तरफ से है, हमारे तरफ से शायद नहीं है ना। संजू जी गुड मॉर्निंग। बाकी विद्यार्थी पर बता दो भाई, सबको तो नहीं हो रहा ना, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, कुछ एक को होगा, वो आप लोग के अपने रीजनल तौर पर है, प्रादेशिक तौर पर प्रभाव हो रहा होगा आप लोग के यहाँ नेटवर्क का। हमारे यहाँ ऐसा कोई नेटवर्क का इशू नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाते साथ ही साथ हम अपने स्क्रीन पर भी रखते हैं, जो एक बड़ी सी हमारी LCD स्क्रीन है, और साथ ही साथ हम अपने अपने मोबाइल्स में भी देख रहे होते हैं कि विद्यार्थियों को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बार बार मोबाइल भी देखता हूँ। तो आप हमारे तरफ से निश्चिंत रहिएगा, है ना। चलिए पुष्पराज जी बोल रहे सर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लीना जी भी। तो बाकी जी आप देख लीजिएगा, भारती जी और भी जिनको परेशानी हो रही है। चलो आगे देखते हैं भाई, ये ट्रांस हिमालय आ गया, महान हिमालय आ गया, उसके बीच हमने बाउंड्री लाइन दे दिया ITSZ। पूर्वा हमने क्या बता दिया, इंडस सांगपो सचर जोन, चलो ये भी क्लियर हो गया। सर और कुछ क्या बातें हमको इसमें जाननी होगी, तो अब हमको ये बातें जाननी होगी कि इसी ITSZ को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है हिंज लाइन, ये भी आप याद रखना। इसे ही एक और नाम से बोलते हैं, वो है हिंज लाइन। मैं यहां लिख दे रहा हूं हिंज लाइन, हिंज लाइन, ये आप याद रखो, इसी को हिंज लाइन बोलते हैं, ITSZ या फिर हिंज लाइन, इस तरीके से आप याद रखोगे। हो गया हिंज लाइन। अब यहां देखते हैं, चलिए ITSZ हो गया, हिंज लाइन हो गया माय डियर। अब बात उठती है कुछ विशेष ऐसे पर्वत श्रेणियों की जो हमको यहाँ पे ट्रांस हिमालय में मिल रहा है। तो ट्रांस हिमालय में हमको कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां मिल रही है, हमको पर्वत श्रेणियां जो मिल रही है, 3 पर्वत श्रेणियां आप विशेष तौर पर याद रखोगे, जैसे कि यहां पर प्राप्त होगा इसी ट्रांस हिमालय में माय डियर, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रांस हिमालय में आपको प्राप्त होगा कि जैसे कि कराकोरम, ध्यान दीजिएगा माय डियर, यहां आपको मिलेगा कराकोरम, मैं लिखते भी चल रहा हूं, ध्यान देते रहो आप लोग। यहां पर मिलेगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मैं ऐसा इस तरीके से बनाते जा रहा हूं, एक मिलेगा कराकोरम, कराकोरम पर्वत श्रेणियां मिलेगी। इसी कराकोरम पर्वत श्रेणी के नीचे आपको मिलेगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये पूरा लंबा है ना, लिखने की व्यवस्था नहीं है यहां पर, इसलिए मैं ऐसा लिखते जा रहा हूं। फिर आ जाएगी आपके पास लद्दाख पर्वत श्रेणी, और लद्दाख पर्वत श्रेणी के नीचे फिर आपको मिलेगा यहां पे जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी। और जब आप और नीचे जाओगे, इधर नेपाल होते चले जाओगे, ठीक तिब्बत तरफ, तो आपको कैलाश पर्वत श्रेणियां भी मिलेगा इसी में ही, ट्रांस हिमालय की बात चल रही है अभी सिर्फ, कैलाश पर्वत श्रेणी कहां, इधर नीचे तिब्बत होते हुए आप जाते हो
तो कौन कौन से प्रमुख आपको दिखाई दिए? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां, ये पर्वत श्रेणियां आपको दिखाई देती है। अब तथ्य जो आपको कुछ और याद रखना है, यहां ध्यान देंगे, है ना। हाँ भारतीय सर आपके पास नहीं गुरुजी, आप यहां से है, अच्छा ठीक है चलो। संजू जी बोले 5 मोबाइल चलाओ फ्री डाटा, 5 मोबाइल चलाओ। संजू जी मैं नहीं समझा आप क्या कह रहे हो, है ना। अब यहाँ देखिए कराकोरम हो गया, लद्दाख आ गया, जास्कर आ गया, कैलाश आ गया। एक तथ्य आपको ये याद रखना है कि ये जो कराकोरम श्रेणी हम ट्रांस हिमालय में बना रहे हैं, इसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ एशिया। अगर आपके पास ऐसा प्रश्न पूछे कि बैकबोन ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा इस कराकोरम को कहा जाता है बैकबोन ऑफ एशिया, मतलब कि एशिया की रीढ़ इसे कहा जाता है, एशिया की रीढ़, ये आप याद रखोगे। अगर ये आपसे पूछ दे एशिया की रीढ़ के नाम से किसे कहा जाता है, तो आप याद रखोगे एशिया की रीढ़ कौन है? कराकोरम। बैकबोन ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि हाईएस्ट पे है ना। ठीक, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा कि यहां पर कौन सी ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, तो याद रखना जब हम इसी कराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करें तो आपको सर्वोच्च पर्वत श्रेणी यहां पर दिखाई देती है इस कराकोरम पर्वत श्रेणी में, और उसका नाम है K2। K2 मैं लिखते भी चल रहा हूं साथ में, कराकोरम में आपके पास मिलेगा K2। K2 का अन्य नाम अगर आप देखोगे तो उसे बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन। तो K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, ये क्या है यहाँ पे? सर्वोच्च शिखर। तो शिखर को मैं ऐसे ट्राइंगल से दर्शाऊंगा, शिखर को हम यहाँ पे त्रिकोण मैंने बना दिया। तो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये है क्या? तो यह सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, ये याद रखिएगा। कौन? गॉडविन ऑस्टिन, सर्वोच्च शिखर, याद रखेंगे माय डियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप यहां देखिए सर्वोच्च शिखर आ गया K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 बोल लो या गॉडविन ऑस्टिन बोलो, कहां मिल रहा है आपके पास? तो याद रखोगे आप कराकोरम पर्वत श्रेणियों में। अब यहां पे बात आती है कि सर क्या इस गॉडविन ऑस्टिन का कोई अन्य नाम भी है? हाँ, तो K2 से संबंधित कुछ नाम हमने देखे, मैं उससे अलग स्लाइड में ले लेता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो माय डियर, कि कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आप फिल करते रहनी पड़ेगी, इसलिए बोलो। खैर यहाँ पे अब खत्म हो जाएगा, सीधा महान हिमालय में जाएंगे, तो यहीं लिख देता हूं। क्या है? K2 सर्वोच्च शिखर है। K2 का अन्य नाम, यहां देखिए मैं K2 का अन्य नाम लिखते चल रहा हूं। K2, K2 का अन्य नाम आपके पास मिलेगा गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, आप ये याद रख लीजिए। और अन्य नाम नंदा, याद रखना गौरी नंदा पर्वत, गौरी नंदा पर्वत, जबकि नंदा देवी जब हम देखेंगे तो वो उत्तराखंड में मिलता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। उत्तराखंड में नंदा देवी बताऊंगा बाद में, यहां पे जो इसका नाम है गौरी नंदा पर्वत, गौरी नंदा पर्वत। तो गौरी नंदा पर्वत किसका नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन किसका नाम है? K2। K2 क्या है? सर्वोच्च शिखर। कौन सी श्रेणी? कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी को ही क्या बोला जाता है? एशिया की रीढ़, इतना याद रखेंगे, बैकबोन ऑफ एशिया। अब अन्य जो चीजें आपको यहां जाननी होगी वो ये जाननी होगी कि सर ये जो कराकोरम श्रेणी तो आपने बता दिया ट्रांस हिमालय में सर्वोच्च, सर इसी ट्रांस हिमालय में क्या हमें कुछ विशेष तौर पे कुछ हिमानी मिलते हैं? हिमानी या हिमनद। अब हिमानी और हिमनद बोलो ना तो विद्यार्थियों को उतना क्लियरली समझ में नहीं आता, ग्लेशियर बोलो तो समझ में आता है, जबकि ग्लेशियर जो है वो अंग्रेजी शब्द है माय डियर, ध्यान से समझिएगा। ग्लेशियर जो है वो अंग्रेजी शब्द है। ग्लेशियर का मतलब ये होता है बड़े बड़े या ऊंचे ऊंचे पर्वत, अगर आप देखोगे तो उस ऊंचे ऊंचे पर्वत में जो बर्फ जमे रहती है ना, बर्फ की चादर, उसे कहा जाता है ग्लेशियर। और वही ग्लेशियर को हिंदी में आप हिमनद और हिमानी कहते हो। तो ऐसे ही कुछ प्रमुख ग्लेशियर आपके पास दिखाई देते हैं, जिसमें कि मैं जैसे ही नाम लूंगा तो आपको याद आएगा, अरे हाँ यार ये ग्लेशियर तो मैं जानता था। आपने नाम सुना होगा माय डियर सियाचिन। यहां देखो अब मैं ग्लेशियर्स को ले रहा हूं, यहां पर कुछ ग्लेशियर, तो उसको ऐसा दर्शा देता हूं भाई। यहां पे मैंने बना दिया, ये लीजिए लाइक दिस, ये पर्वत आ गया और इस पर्वत में ऐसा,
क्या आ गया? जो बर्फ की चादर रहती है, उस बर्फ की चादर को ही हम कहते हैं माय डियर ग्लेशियर। यहां ध्यान देंगे, क्या कहेंगे? ग्लेशियर। तो मैं यहां पे ग्लेशियर बता रहा हूं, हिमनद बता रहा हूं। कौन कौन से हिमनद और हिमानी है? जैसे कि उदाहरण के तौर पे भूलना ही नहीं कभी, वो है बेटा सियाचिन। क्यों? क्योंकि आप डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम देने वाले हो, आप ऐसा ही बनना चाहते हो, आगे जाकर के हो सकता है आप यूपीएससी क्लियर करो, आप आईपीएस ऑफिसर बन जाओ, आप डिफेंस फील्ड में चले जाओ, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट बैटल फील्ड, रण क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है भाई ये सियाचिन, इसलिए याद रखना। बैटल फील्ड, रण क्षेत्र के तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कौन? सियाचिन ग्लेशियर। कहां मिला? इसी काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय में आपको दिखाई दे रहा है सियाचिन ग्लेशियर। और इस सियाचिन ग्लेशियर के साथ ही साथ कुछ अन्य नाम भी आप याद रखना, जैसे कि बियाफो यहीं पे मिलेगा, बियाफो। अन्य नाम मिलेगा बाल तोरो, बाल तोरो, ये भी आप याद रखोगे। सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो, सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल तोरो ग्लेशियर, ये सब आपके पास यहीं पे मिलेगा। और तो और माय डियर एक और याद रख लेना, हिस्पार। हिस्पार, ये कुछ है ग्लेशियर्स जो आपको याद रखना है, जिसे हम कहते हैं हिमनद या हिमानी। ठीक है, ये सारा पीडीएफ, ये बोर्ड का जो बोर्ड पीडीएफ है ये आपको चले जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, चला जाएगा। और जो एक्स्ट्रा जो पीडीएफ है जो हम लोग प्रिंटेड फॉर्म में आपको देंगे वो भी जाएगा, जिसमें एक्स्ट्रा चीजें रहेगी जो मैं यहां नहीं बताया हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद ही रखना है, छोड़ना ही नहीं है ये बातें। आई थिंक इट्स क्लियर। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं, देखिए यहां लद्दाख श्रेणी भी है, तो ये लद्दाख श्रेणी जो कश्मीर वाला क्षेत्र है बेटा, यहां पर आपको एक चोटी का नाम पूछेगा, वो याद रखिएगा। ये लद्दाख वाला, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, यहां देखिए हाईलाइट कर दिया जाए, चलो ये लद्दाख। तो इस लद्दाख में मतलब अब ये लद्दाख वाला क्षेत्र, मतलब लद्दाख पर्वत श्रेणी की मैं बात करो ना, लद्दाख क्षेत्र की बात नहीं करो, लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करो। पर्वत श्रेणी मतलब कि जो श्रृंखला रहती पर्वतों की उसको पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो इस लद्दाख पर्वत श्रेणी में हमें यहां पर एक चोटी मिलेगी जिसको बोलते हैं राकापोशी। ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं माय डियर, ठीक, क्या बोलेगा उसे? राकापोशी। तो जो राकापोशी है कश्मीर वाले क्षेत्र में, यहां कहीं ये लद्दाख श्रेणी जा रही है, यहां आपके पास कश्मीर वाला क्षेत्र दिखाई देगा। यहां ध्यान दीजिएगा माय डियर, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से समझिएगा। यहां कहीं आपके पास यहां कश्मीर वाले क्षेत्र में दिखाई देगा, मैं इसे यहां बना देता हूं राकापोशी। बस आपको ये चोटी का बस नाम याद रखना है, राकापोशी चोटी है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया। जहां जहां मैं ऐसा त्रिभुज बना रहा हूं उसे आप समझ जाइएगा मैं पहाड़ पर्वत की बात कर रहा हूं, और जहां इस तरीके का बना दूंगा समझ जाइएगा मैं ग्लेशियर हिमनद की बात कर रहा हूं। तो राकापोशी जो है यहाँ आपको लद्दाख श्रेणी में कश्मीर के आसपास दिखाई देता है। और ये क्यों जाना जाता है? तो राकापोशी इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी जो ढाल है वो अति तीव्र है। क्यों जाना जा रहा है? तो कोष्टक में लिख देता हूं तीव्र ढाल, तीव्र ढाल के लिए फेमस है राकापोशी माय डियर, है ना। हेमंत जी कह रहे हैं भाई सर हिमनद को हाइट के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में बता दीजिए, क्योंकि सीजीपीएससी से पूछा हुआ है सर प्लीज। हाँ, राकापोशी सबसे तीव्र ढाल वाली, हाँ हेमंत जी आप सही बोल रहे हो। जितने भी हिमनद है वो मैंने बोला ना कि आपको पीडीएफ भेजा जाएगा, तो जो पीडीएफ भेजा जाएगा उसमें हिमनद या हिमानी या ग्लेशियर जो भी आप कहना चाहते हो उसकी हाइट दी रहेगी, और वो हाइट के अकॉर्डिंग फिर आप याद कर लीजिएगा। यहां मैं हाइट इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि आपको नाम तो याद आ जाए। नाम याद करना बहुत आसान रहता है, उसकी अगर मैं हाइट दे दूंगा ना तो आपको मुश्किल पड़ेगा याद करने में, फिर आप कंफ्यूज होते चलोगे हाइट किसका कितना है, ये वाला हाइट याद करो कि वो हाइट याद करो, क्योंकि वो नंबर है, वो संख्या है। लेकिन जब आपको कोई शब्द याद हो जाते हैं
वो स्थान आपको पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है, तो उससे संबंधित जानकारियां बहुत सी याद हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जब कोई मित्र हमें हमारी जिंदगी में बहुत पसंद आ जाता है, तो उस मित्र को पसंद आने के पश्चात ही हम उसके मोबाइल नंबर जो 10 अंक का है 5 सेकंड में याद कर लेते हैं। भले ही हमारे घर की किसी मोबाइल नंबर हमें याद नहीं रहता, मगर वो खास मित्र का मोबाइल नंबर 10 अंकों का हमें मुंह जुबानी याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी छवि हमारे मस्तिष्क में है, हमारे हृदय में है। ठीक वैसे ही उसी साइंटिफिक मेथड से मैं चाहता हूं कि पहले आप पूरे तथ्यों को मानसिक तौर पर और हृदय पर बिल्कुल याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। फिर उसके पश्चात जब आप पीडीएफ देखोगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी हेमंत जी। ठीक है, चलो ये बातें समझ में आ गए, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ता हूं क्योंकि बेटा यहां पर हो गया अब आपका कंप्लीट ट्रांस हिमालय से संबंधित क्या क्या टॉपिक में मुझे आपको बताना था। ये था ट्रांस हिमालय टॉपिक, ट्रांस हिमालय। अब हम चलते हैं ट्रांस हिमालय से आगे। तो ट्रांस हिमालय के आगे क्या मिलेगा हमको? महान हिमालय मिलेगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है महान हिमालय का। ये चीजें आपको मिल जाएगी, इतनी चीजें आपको फिलहाल याद रखना है। तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट। सब चीज मिल जाएगा पीडीएफ में। हेमंत जी बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, टेंशन ना लीजिएगा। एवरीथिंग यू विल गेट, सब चीज आपको मिलेगा पीडीएफ में, है ना, नंबर वाइज मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए महान हिमालय। तो महान हिमालय बनाने के लिए फिर से हम क्या लेते हैं टॉपिक में, क्या बोल रहा हूं, महान हिमालय। तो ये ले लेते इंडिया का, लाइक दिस, ताज हो गया भारत, है ना। हेमंत जी नाराज तो नहीं हो गए हो? नाराज ना होइएगा भाई, आप सभी हमारे लिए विशेष हो, सभी विद्यार्थी हमारे लिए विशेष और खास है ना। पर जो पढ़ाने का तरीका है ये मुझे बनाए रखने दीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों को तथ्य पहले याद कराना है ना। अब यहां देखते हैं महान हिमालय। महान हिमालय से संबंधित चीजों को समझते चलिए। मैं यहाँ पे तथ्यों को भी लिखते चलूंगा। टॉपिक है हमारा महान हिमालय। अब इस महान हिमालय का अन्य नाम भी है माय डियर। महान हिमालय का अन्य नाम भी है। अन्य नाम कोई बताएगा? किसी को पता है तो जल्दी से बताइए। महान हिमालय का अन्य नाम। चलिए हेमंत जी धन्यवाद, आपको अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं करबद्ध होकर के। अब यहां देखिए महान हिमालय, महान हिमालय का वेरी गुड, हिमाद्री बिल्कुल सही नाम दे रहे हैं हेमंत जी कि इस महान हिमालय के अन्य नाम में हम जाते हैं। तो चलो पहले सर्वप्रथम मैं अन्य नाम ही लिख देता हूं। अन्य नाम आप याद रखोगे, अन्य नाम, अन्य नाम आपको मिलेगा हिमाद्री। और हिमाद्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज कब होते हैं, जब मैं आपको लघु हिमालय के बाद का बताऊंगा तो उसका हिमाचल बोलते हैं। यहां आप याद रखिएगा इसे कहा जाता है हिमाद्री, जो इसका अन्य नाम है माय डियर, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब तो ये हो गया हिमाद्री। अब हमें क्या समझना है? ठीक, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई, क्या सुधार दिया जाए विद्यार्थियों? स्पेलिंग रॉन्ग होता है तो आप लोग मुझे बता दिया करो। बेसिकली आई बिलोंग टू द इंग्लिश मीडियम। अब हिमाद्री आ गया। अब हमें बेटा हिमालय को यहां प्रदर्शित करना है। यहां देखो सबसे ऊपर हमने क्या लिखा था? ट्रांस हिमालय। ये मैंने ट्रांस हिमालय बना दिया। ट्रांस हिमालय के बाद हमने क्या रखा था? ये इस तरीके से यहां देखेंगे, ये था आपका महान हिमालय। फिर ये नीचे भी जाएगा और महान हिमालय के नीचे आएगा आपके पास लघु हिमालय, लाइक दिस, लघु हिमालय। तो नाम लिख दिया जाए चलिए, ताकि आपको याद रहे। ऊपर है ट्रांस हिमालय, जैसे कि आपको बताया जा चुका है, ट्रांस हिमालय। नीचे आ रहा है ग्रेट हिमालय, जिसे आप महान हिमालय के नाम से जान रहे हो, महान हिमालय। और इस महान हिमालय के नीचे यहां पे जो मिलेगा वह लघु हिमालय। बाद में बताऊंगा लघु हिमालय क्या है, अभी मुझे इसकी बाउंड्री लाइन बतानी, इसलिए मैं कह रहा हूं लघु हिमालय, जिसे हम मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम मिलेगा आपको हिमाचल, बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल सिर्फ लघु हिमालय के नाम से आप जानो। लघु हिमालय।
ये आ गया। अब ये बनाया क्यों? पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई आप इनको किस तरीके से विभाजित करोगे, अलग अलग करोगे। तो यहां देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, सर्वप्रथम इसको अलग करने की, तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को किसने अलग किया? ITSZ, इंडस सांको सचर जोन। सांको मतलब ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम है जो तिब्बत तरफ लेते हैं, जो एक घाटी के तौर पर दिखाई दिया था। अब वैसे ही महान हिमालय और लघु हिमालय को भी तो अलग करना पड़ेगा। तो जब आप महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने की बात करते हो, तो इनके बीच भी बाउंड्री वॉल आएगा माय डियर। ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, बाउंड्री वॉल आएगा। अब वो बाउंड्री वॉल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो बाउंड्री वॉल का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या कहेंगे? इन दोनों के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इससे संबंधित तथ्यों की बात चल रही है। तो एक तथ्य ये मिला हमें, दूसरा तथ्य मिला बाउंड्री, या मैं बता दे रहा हूं सीमा। यहां ध्यान देंगे, किसकी बात चल रही है? सीमा। लेकिन हम ये सीमा कौन सी, सीमा कहां पर है? महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो सीमा आएगी, उस सीमा का जो नाम आप याद रखोगे वो है MCT। अब MCT क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये सीमा का नाम है, याद रखना, लिख दे रहा हूं मैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सेंट्रल थ्रस्ट, ये आप याद रखोगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट माय डियर। ठीक है, चलो ये हो गया बाउंड्री वॉल, बन गया। अब हमारे महान हिमालय से अलग हो गया लघु हिमालय। अब किस प्रकार की चीजों को आपको याद रखना है? तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सर ये जो महान हिमालय आपने बनाया है, इसमें हिमालय की जो औसत ऊंचाई हम क्या ले सकते हैं सर? औसत ऊंचाई आप याद रखोगे तो 6100 मीटर। औसत ऊंचाई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, औसत ऊंचाई मिलेगा आपको 6100 मीटर। ये आप याद रखोगे। एक अन्य तथ्य आ गया, किसकी? महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। महान हिमालय का अन्य नाम जैसे मैंने आपको बताया कि हिमाद्री। हिमाद्री की औसत ऊंचाई क्या है? तो आप याद रखना, इसकी औसत ऊंचाई क्या है? 6100 मीटर। चौड़ाई अगर देखा जाए, अगर पूछ दे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप याद रखोगे चौड़ाई है 120 से 190 किलोमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई है 120 से 190 किलोमीटर। ये चौड़ाई है भाई, किसकी? महान हिमालय की, कि ये कितना चौड़ा है। अब अन्य तथ्य अगर हम बात करें कि सर इसका निर्माण किससे हुआ है, जैसे कि हमने ट्रांस हिमालय के निर्माण की बात की थी माय डियर, याद करिए, तो हमने देखा था कौसादी शैल समूह। यहां पर आपके निर्माण आएगा कायांतरित, इंग्लिश में मेटामॉर्फिक कहते हैं, और हिंदी में आप इसे कहोगे कायांतरित शैल समूह। निर्माण में, निर्माण आपका हो रहा है कायांतरित। कायांतरित बताया था ना, आग्नेय शैल से भौतिक और रासायनिक स्वरूप जो हमको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुख्यतः भौतिक स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देता है, रासायनिक तो वही का वही रहेगा, बहुत ही कम उसमें बदलाव रहेगा, है ना। तो निर्माण जो है वो है कायांतरित शैल समूह, याद रखना, कायांतरित शैलों से ये बना हुआ है। शैल मतलब कि पहाड़, पर्वत, पत्थर, रॉक सिस्टम, उसकी बात चल रही है। कायांतरित शैल समूह से बना हुआ है। ये एक अन्य तथ्य आ गया है महान हिमालय के। और महान हिमालय से हमें और क्या पता चलता है, इसे समझिएगा। इस महान हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है सेंट्रल एक्सिस रेंज। हिंदी में हम उसे कहते हैं केंद्रीय अक्षीय श्रेणी। अन्य नाम में ही एक और नाम मैं यहाँ पे जोड़ देता हूं, याद आ रहा है, इसे ही अन्य नाम में एक और नाम केंद्रीय, केंद्रीय अक्षीय सेंट्रल एक्सियल रेंज, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, ये आप याद रखोगे अन्य नाम। भाई क्या बात है, आज ऑनलाइन स्टूडेंट हम ठंडे बैठे हुए पढ़ रहे हो ना, कि सब चाय की चुस्की ले रहे हो ठंड है करके?
वह रिप्लाई करी तो झमाझम 25-30 लाइक ठोकिए तो सब अपने अपने तरफ से, ताकि मुझे पता चलते रहे कि आप लोग सब एक्टिव है। लगना चाहिए भाई, नहीं तो हम ही पढ़ाए पढ़े और आप लोग बस लुत्फ उठा रहे हो ठंड का। एक्टिव हो सब कि बस ऑन करके चले गए हो? विद्यार्थियों एक बार रिप्लाई करो भाई। केंद्रीय अक्षीय श्रेणी किसका नाम बताया गया यहाँ पर? महान हिमालय का। अब यहाँ पर अब हमें क्या जानना है, यहाँ समझिएगा। अब हमें विशेष तौर पर आपको ये जानना पड़ेगा कि सर इसकी जो चौड़ाई लंबाई तो आपने बता दिया, कहां से कहां तक का फैला हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा, जब मैं इसके पश्चिम से लेकर के पूर्व तक अगर ले जाता हूं, अभी तो फिलहाल इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं, आप फिलहाल याद रखिएगा। यहां पर जैसे हमने देखा था इस तरीके से सिंधु नदी आ रही थी, ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, ये आ रहा है आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी यहां पर एक गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज। गॉर्ज गॉर्ज मतलब एक महाखड्ड बनाती है। तो सिंधु नदी के इस महाखड्ड से लेकर के हम यहां कहीं जाएंगे पूर्व की ओर। पूर्व की ओर अभी मैंने पूर्व बनाया नहीं क्योंकि मुझे उसको विशेष तौर पर आपको दिखाना है नहीं, तो बस ये बना देता हूं। इस तरीके से जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी मतलब कि सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक का हमको इसको विस्तार देखने को मिलता है। ये लीजिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां? अरुणाचल प्रदेश तक आप चले जाओगे, लंबा खींच दीजिए, तो कहां से कहां तक? सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक का हमको इसका विस्तार देखने को मिल गया, ये भी पता चल गया। चलिए और क्या हमें जानना जरूरी है? तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि सर जो इसमें महान हिमालय में कोई सर्वोच्च श्रेणी है? हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और वो जो सर्वोच्च श्रेणी की आप नाम भी जानते हो माय डियर, क्या नाम जानते हो? याद रखिए, जब ये महान हिमालय तिब्बत होता हुआ नेपाल होता हुआ जा रहा है, तो नेपाल में सर्वोच्च शिखर मिलता है जिसे आप कहते हो माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट इसी महान हिमालय का ही हिस्सा है ना? विपिन, सतीश, महेंद्र, भारती जी और हेमंत जी सभी बोल रहे भाई चलो आप लोग यहीं पे हो, मतलब कहीं गए नहीं हो, वेरी गुड, ऐसे रहा करो। लीना जी, प्रकाश, हेमंत जी, वेरी गुड, चलो गुड। हेमंत जी नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, हाँ सही कह रहे हो आप। आपके पास नंगा पर्वत से नामचा बरवा मतलब कि नंगा पर्वत जो मिलेगा महान हिमालय का यहाँ पे मिलेगा, मैं उसमें जाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल नदियों को लेकर के मैं आपकी बात बता रहा हूँ, आप सही कह रहे हो। अब देखिए सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात जाते हैं, तो मैंने बताया कि आप नेपाल चले जाइए, यहाँ पे मिलेगा आपके पास नेपाल। नेपाल, और जब आप नेपाल जाते हो तो नेपाल में आपको यहां पर दिखाई देता है माउंट एवरेस्ट, या फिर मैं सीधा सीधा लिख देता हूं एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची चोटी है। इन सबकी हाइट आपको दी जाएगी पीडीएफ में, अभी फिलहाल नाम याद रखोगे। एवरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको अपना राज्य मिलेगा सिक्किम। क्या राज्य मिलेगा? सिक्किम। तो याद रखिएगा, जब आप सिक्किम में जाओगे तो सिक्किम में वहां पर मिलेगा कंचनजंगा। भाई कंफ्यूज मत होना, केटू कहां मिला था? ट्रांस हिमालय में ऊपर। कंचनजंगा कहां? सिक्किम में। तो सिक्किम मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अभी वहां बनाने के लिए तो है नहीं, विशेष तौर पे जब मैप अभी बना नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ यहाँ पे पूरी चीजें समझाऊंगा ताकि चीजें याद हो जाए। तो ये आ जाएगा आपके पास सिक्किम। यहां मैं बना देता हूं सिक्किम, ठीक। और सिक्किम में पर्वत श्रेणी का नाम जो आप याद रखोगे वो ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा, आप ये याद रखना भाई, सिक्किम में। हो गया। और जैसे कि हमारे हेमंत भाई ने बताया कि सर अगर हम इसे पर्वत या पहाड़ के तौर पर अगर हम इसको डिवीजन करना चाहे कि महान हिमालय कहां से कहां तक का फैला हुआ है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सर हम जा सकते हैं नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश हम जाते हैं तो हमें मिलेगा नामचा बरवा, मतलब कि नंगा पर्वत हमें कहां मिलेगा? यहां कहीं आप ले लीजिए नंगा पर्वत, कश्मीर तरफ। तो नंगा पर्वत से आप चले जाओगे सीधा अरुणाचल प्रदेश,
तो अरुणाचल प्रदेश अगर आप जाते हो तो ये इस तरीके से एक्सटेंड होगा, इस तरीके से, और इस तरीके से एक्सटेंड होता है। तो आप यहां नाम दे सकते हो नामचा बरवा, नामचा बरवा, दिस इज द नेम। कहां पर है? तो ये मिलेगा आपके पास अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये आप याद रखोगे। तो क्या क्या हमने जाना? हमने देख लिया कि महान हिमालय की सीमा लघु हिमालय के साथ क्या है। हमने देख लिया कि महान हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है, सिंधु नदी के महाखड्ड से लेकर के ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी महाखड्ड जहां बना रही वहां हमको नंगा पर्वत दिखाई दे रहा है, नंगा पर्वत से लेकर के आप कहां चले गए, नामचा पर्वत, अरुणाचल प्रदेश। और एवरेस्ट जैसे एक महान सबसे बड़ी चोटी नेपाल में, सिक्किम में कंचनजंगा मिल रहा है, ये हमने देख लिया। मतलब कि चोटियों की भी हमने यहाँ पर बात कर लिए। अब आप एक चीज और याद रख लीजिएगा, इसी माउंट एवरेस्ट, ये जो हमने नेपाल में माउंट एवरेस्ट रखा है, इसका अन्य नाम है सागर माथा। अगर पूछ दे तो याद रखेंगे, इसका अन्य नाम हमें मिलता है माउंट एवरेस्ट का सागर माथा, सागर माथा, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, इतनी जो चीजें हैं वो आपको याद रखना है। सबकी जो हाइट है वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ नाम याद करते चलो भाई, नाम याद करते। ठीक है, एक बार इसे देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे लघु हिमालय की ओर। लघु हिमालय मतलब कि इसके बाद ये वाली जो श्रेणी है हमारी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं महान हिमालय के पश्चात लघु हिमालय। तो महान हिमालय हमारा टॉपिक कंप्लीट। महान हिमालय के बाद ये टॉपिक को मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता रहे टॉपिक कौन सा है। ये है टॉपिक महान हिमालय, है ना। अब हम देखते हैं लघु हिमालय की बात। नेक्स्ट, इंडिया, स्पेशली जम्मू कश्मीर वाला ही भाग लेकर के पढ़ा रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। ये नीचे का भाग है ना। अब आगे बढ़ा जाए, चलिए यहां देखते हैं किसकी बात चल रही है। पहले आपको क्या बताया गया? आपको पहले बताया गया लाइक दिस, जिसको आपने नाम दिया ट्रांस हिमालय। ये था आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके नीचे हमने क्या पढ़ा? महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, या फिर हमने क्या पढ़ा? हिमाद्री। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, एक ही बात है। ग्रेट हिमालय हमने यहां पे पढ़ा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लघु हिमालय। लघु हिमालय आप इसे बोल सकते हो, आप इसे मध्य हिमालय बोल सकते हो, आप इसको हिमाद्री तो इससे पहले पढ़े थे, ये कहलाता है हिमाचल हिमालय। चलो अब उसका अध्ययन करेंगे हम। ये आ गया। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने देखा। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है लघु हिमालय, या फिर इसको हिमाचल भी कहते हैं, या फिर इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। तो मैं इसको मध्य हिमालय लिख दे रहा हूं क्योंकि विशेष तौर पर मध्य हिमालय के नाम से ये ज्यादातर जाना जाता है, मध्य हिमालय। तो टॉपिक हमारा क्या शुरुआत हो गया? मध्य हिमालय।
चलो अब इससे संबंधित तथ्यों की हम भरमार देखेंगे, क्या कुछ आपके पास दिया रहता है। तथ्य, टॉपिक आपका मध्य हिमालय, अब बात उठेगी अन्य नाम की। यहां समझिएगा कि सर अन्य नाम क्या क्या हो सकता है, एक बार एकदम क्लियर करिए आप। अन्य नाम जैसे कि मैंने बताया, रटते चलो लिखते चलो जो भी आप कह रहे हो। तो पहला आपके पास अन्य नाम हमें क्या दिखाई देता है, अन्य नाम जो प्राय पूछ सकता है, जो फेमस है उसी की मैं बात कर रहा हूं। मध्य हिमालय को ही कहा जाता है लघु हिमालय, लघु हिमालय, ये लीजिए। इसी लघु हिमालय का अन्य नाम हिमाचल भी है, हिमाचल लघु हिमालय हो गया। इसी को ही कहा जाता है मध्य हिमालय, जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा हूं। कई पुस्तकों में इसको निम्न हिमालय भी कह देता है, ये फिलहाल याद रखोगे। दूसरा, अब आप देखो, हमने यहां मध्य हिमालय रखा और ऊपर ट्रांस ग्रेट, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच क्या है, ITSZ। वैसे ही हमने देखा ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो बाउंड्री वॉल है वो क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। ये सब भ्रंश है ना भाई, भ्रंश मतलब दो ऐसे पहाड़ होते हैं ना, तो आप देखना दो पहाड़ों के बीच आपको इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। आप कभी जाइएगा, अगर ये पहाड़ है तो उसके बीच इस तरीके का दिखाई देगा, मतलब कि यहां पर आपके पास एक गैप दिखाई देता है ना, एक गैप, ये गैप, यही घाटी है, यही भ्रंश है जिसको हम बाउंड्री वॉल बता रहे हैं, ITSZ MCT। क्लियर हो गया। चलो, तो सर MCT आपने बता दिया। अब लघु हिमालय के नीचे एक और हिमालय आपको दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय इंग्लिश में, या फिर सामान्य नाम आपने सुना होगा शिवालिक। तो पहले शिवालिक बनाता हूं फिर बाउंड्री वॉल बनाऊंगा, तो आपको ज्यादा क्लियर विजन होगा। यहां देखिए, लाइक दिस, ये है शिवालिक माय डियर, शिवालिक पर्वत श्रेणियां, शिवालिक पर्वत श्रेणियां। अब मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में भी बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल को याद रखेंगे आप। और इसके बाउंड्री वॉल को कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBT, MBT आप याद रखोगे। तो वहां मैं तथ्य लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे क्या बताया गया, बाउंड्री या सीमा, सीमा बता रहा हूं किसके साथ भाई, ऊपर तो MCT आपने याद कर लिया, अब शिवालिक के साथ याद रख लो MBT, MBT। अब MBT क्या है, तो MBT है मेन बाउंड्री फॉल्ट, लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, MBT है मेन बाउंड्री फॉल्ट। फॉल्ट मतलब वो जो भ्रंश बन गया है घाटी जैसा, उसकी बात चल रही है। तो चलो ये तो हो गया। दूसरा भी प्रश्न आता है विद्यार्थियों के, सर इसकी चौड़ाई, औसत तौर पर चौड़ाई बता दीजिए। औसत तौर पर चौड़ाई बोलेंगे तो 60 से 80 किलोमीटर, चौड़ाई ले लीजिए, 60 से 80 किलोमीटर की औसत चौड़ाई दिख रही है। चौड़ाई तो हो गया सर, और क्या जानना होगा, चौड़ाई के साथ फिर आप यहां पे जानोगे औसत ऊंचाई। तो औसत ऊंचाई मीटर में लेंगे हम ऊंचाई, उसको किलोमीटर में नहीं लेंगे। तो औसत ऊंचाई आपके पास क्या दिखाई दे रही है, औसत ऊंचाई के नाम पर आप फैक्ट याद रखोगे 3500 से 4500 मीटर, 3500 से 4500 मीटर औसत ऊंचाई। इतना क्लियर हो गया आपको। अब और हम क्या तथ्य जानेंगे सर, निर्माण किससे हुआ। निर्माण की अगर मैं बात करूं तो ये सेम है जैसे कि अभी हमने देखा था, यहां समझिएगा, इससे पूर्व हमने देखा था मेटामॉर्फिक, जिसे हम कायांतरित शैल समूह बोले थे, जो आग्नेय शैल के पश्चात बनता है, मौसम के अंतर्गत प्रभावाधीन होकर के उसमें जो बदलाव होते हैं, भौतिक स्वरूप उसका, उसे कायांतरित शैल समूह के नाम से हम जान रहे हैं। तो यहां मिलेगा आपके पास
कायांतरित, या फिर इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहो तो आप बोल सकते हो मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम, या आप कहोगे कायांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। किससे? कायांतरित शैलों से। ये एक अन्य तथ्य आपके पास मिल गया माय डियर। अब आपको क्या जानना है? आपको ये जानना पड़ेगा कि सर जो यहां पर आपने मध्य हिमालय बनाया है, इस मध्य हिमालय में हमारे पास कौन कौन सी विशेष तौर पर पर्वत श्रेणियां मिलती है, इसे देखेंगे। जब हम यहाँ पर पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे तो कश्मीर में, कश्मीर वाले क्षेत्र में देखिए पर्वत श्रेणी मैं बना रहा हूं माय डियर, ध्यान देते चलोगे, लिखते भी जा रहा हूं। पर्वत श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, यह आपको दिखाई देगा कहां? कश्मीर में। कश्मीर के नीचे आप जाते हो तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश तरफ विशेष तौर पे एक अलग से पर्वत श्रेणी इसी हिमालय की मिलेगी, जिसे हम कहते हैं धौलाधार। धौलाधार आपको देखो ये लोकेट करने नहीं आएगा आपके में, ऐसा नहीं कि आप इसको प्रदर्शित करिए, क्योंकि आपका तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, चाहे आप प्री की बात करो चाहे आप मेंस की बात करो, तो आप बस तथ्यों को याद करते चलो। मैं बना इसलिए रहा हूं ताकि ये याद आसानी से हो सके माय डियर, आसानी से याद हो सके, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, है ना। पीर पंजाल आ गया, धौलाधार आ गया, चलो ये दो हो गया। सर क्या इसके नीचे भी कोई पर्वत श्रेणी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। आप कश्मीर चले गए पीर पंजाल, आप हिमाचल प्रदेश चले गए धौलाधार, मगर आप याद रखो आपको एक स्थान जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं देवभूमि, और देवभूमि मतलब कि उत्तराखंड। चलिए जो विद्यार्थी थोड़ा बहुत जीके में ध्यान देते हैं वो मुझे बता दो उत्तराखंड के सीएम कौन है भाई, जल्दी से बता दो। चलो यहाँ देखें, तो हम उत्तराखंड अब जाएंगे तो उत्तराखंड आपको नीचे की ओर दिखाई देगा ना, तो मैं नीचे तरफ यहाँ लगभग, अब यहाँ तो नहीं बना सकता तो मैं यहाँ बना दे रहा हूं, आपको मिलेगा नाग तिब्बा, अलग से बना दे रहा हूं मैं यहाँ पे नाग तिब्बा। ये तो ये नाग तिब्बा पर्वत श्रेणी आपको कहां मिलेगा? नाग तिब्बा पर्वत श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, ये नाग तिब्बा पर्वत श्रेणी आपको मिलेगा यूके तरफ, उत्तराखंड। मैं लिख भी दे रहा हूं क्योंकि नीचे बनाना था मुझे मैं ऊपर बना बना दिया हूं। नाग तिब्बा पर्वत श्रेणी, हो गया। चलो अब यहां ध्यान दोगे, जब आप नाग तिब्बा चलेगा यूके, तो यूके के बाद ये रुका नहीं है मध्य हिमालय, देखो यहां जा रहा है आगे, मैंने खींचा हूं, तो नेपाल तरफ आप इसमें चले जाओ। जब आप नेपाल तरफ जाओगे तो वहां पर आपको महाभारत पर्वत श्रेणी मिलेगा। महाभारत पर्वत श्रेणी कहां पर? तो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में नेपाल, याद रहे करके, लगभग नेपाल वाला क्षेत्र। ये धौलाधार कहां मिला था? हिमाचल प्रदेश तरफ आपको दिख जाएगा। पीर पंजाल कहां? कश्मीर तरफ आप जा सकते हो। ये हो गया। अब इसके पश्चात एक बात ये याद रखना, अगर पीर पंजाल, धौलाधार, नाग तिब्बा, महाभारत की बात चले तो पीर पंजाल अपने आप एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिखाई देता है यहां से, वो ये है कि पीर पंजाल में अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो पीर पंजाल है वो इन पर्वत श्रेणियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के तौर पर जाना जाता है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के तौर पर कौन सा? पीर पंजाल। तो लिख देता हूं, आप याद रख लीजिएगा, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी के तौर पर आपको मिल रहा है कौन सा? पीर पंजाल। हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र में एक स्थान से अन्य स्थान में जाने के लिए दो पहाड़ों के बीच में एक सुरंग जैसा बनाया जाएगा। अगर हम बना रहे हैं तो हमने इसको सुरंग या टनल बोल दिया, लेकिन दो पर्वतों के बीच में प्राकृतिक तौर पर अगर रास्ता बना हुआ है, प्राकृतिक तौर पर, तो उसे बोला जाता है दर्रा। क्या बोला जाता है? दर्रा। और वैसे ही दो महत्वपूर्ण दर्रे
हमको इस जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में दिखाई देता है बनिहाल और बुर्जिला। ये मैं लिख दे रहा हूं, याद रखेंगे। प्रमुख दर्रे हमें यहाँ पे दिखाई देगा, प्रमुख दर्रे। तो मैं दर्रे के लिए इस तरीके का निशान बना रहा हूं, यहां देखेंगे रेड कलर से ले रहा हूं या ऑरेंज में ले लेता हूं, इस तरीके का, ऐसा। ये दर्रे को प्रदर्शित कर रहा है। तो दर्रे को जो प्रदर्शित कर रहा है, ठीक, दर्रे को, तो दर्रे को जो प्रदर्शित कर रहा है, तो दो दर्रा आप याद रखोगे, कौन कौन सा? एक याद रखोगे बुर्जिला, बुर्जिल या बनिहाल दर्रा, बुर्जिल, बनिहाल, दर्रा, ये लीजिए दर्रा। तो दर्रा क्या है? एक प्राकृतिक दरवाजा है दो पहाड़ों के बीच में, इस तरीके से आप याद रखोगे। कहां मिल रहा है आपके पास? ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आप चलेगा, बनिहाल और, ठीक। अब प्रकाश जी बोल रहे हैं, प्रकाश साहब वेरी गुड। पुष्कर सिंह धामी, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तराखंड के सीएम है भैया। डिजिटल लाइक फ्रॉम माय साइड टू प्रकाश साहू जी। ऐसा कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें को आप याद रखा करो, है ना। कभी कहां पर क्या पूछ दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इंटरव्यू भी तो है ना, आपका पता होना चाहिए। अब यहां देखें भाई, ये हो गया आपका बुर्जिल, हो गया बनिहाल दर्रा, हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और हमें क्या जानना है सर? हमको ये जानना है कि जम्मू और कश्मीर में अगर आप जाओगे, क्योंकि जम्मू से कश्मीर तक का आपको बहुत बड़ी पर्वत श्रेणियां मिल रही है, तो एक सुरंग बनाई गई है जिसे कहा जाता है जवाहर सुरंग, ये भी आप याद रखोगे। तो यहाँ पर आपको जवाहर सुरंग दिखाई देता है माय डियर, वो भी मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ ध्यान देंगे। कहां पर? जम्मू कश्मीर तरफ। किसमें मिल रहा है आपके पास? इस मध्य हिमालय में, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, ये याद रखोगे। जम्मू कश्मीर तरफ ही मिल रहा है, इसलिए मैंने एक साइड उसको बना दिया हूं, मध्य हिमालय का ही हिस्सा है जवाहर सुरंग। अब आप चले जाइए कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। जब आप हिमाचल प्रदेश में जाओगे या कश्मीर तरफ जाओगे, तो कुछ घाटी वाले स्थान है जो आपको याद रखना है, घाटी। तो घाटी के लिए वहां पे स्थान के लिए जगह नहीं मिल रहा है। एक तो कश्मीर घाटी आप फेमस, आप जानते हो कश्मीर घाटी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एज इट्स नेम सजेस्ट, जैसे उसका नाम है वैसे उसका काम है भैया। कश्मीर घाटी फेमस क्यों है? खूबसूरती के लिए है फेमस, लेकिन हमारे देश विरोधी कुछ लोग असामाजिक तत्व वहां चले जाते हैं, तो आप जैसे लोग ही हमें बचाओगे भाई, आप जैसे लोग ही हमें बचाओगे। तो कश्मीर घाटी एक तो याद रहेगा, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसी मध्य हिमालय का ही हिस्सा है। मैं यहाँ लिख भी देता हूं। घाटी की अगर मैं बात करूं, घाटी की, तो एक आ जाएगा आपका कश्मीर, कश्मीर घाटी। दूसरा आप फेमस है, आप घूमने फिरने गए होंगे तो बहुत ही फेमस है, हिमाचल प्रदेश तरफ अगर हम जाते हैं, ये देखिए हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश तरफ कुछ अन्य घाटियों में आपको मिलेगा, जैसे कांगड़ा, फेमस है भाई, सुने होंगे आपने, कांगड़ा घाटी। कांगड़ा मैं यहां लिख दे रहा हूं घाटी के तौर पे एक अलग कलर में, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए चीजें। कांगड़ा घाटी, कांगड़ा, कांगड़ा कहां मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश के नीचे लिख दिया। यहीं पे ही कांगड़ा घाटी के साथ आपके पास मिलेगा कुल्लू मनाली, आपने सुना होगा, फेमस है कुल्लू, आपने सुना होगा। यहाँ पे लाहौल, स्पीति, ये सब, स्पीति आपने सुना होगा, लाहौल। इसी हिमाचल प्रदेश तरफ आपने सुना होगा कुल्लू। ये सब क्या है? ये सब घाटियां हैं भाई, फेमस है, घूमने लायक है, गर्मियों में जाइएगा। ये सब क्या दर्शा रहा है? घाटी, ये आप याद रखोगे। कुल्लू, कांगड़ा, स्पीति, लाहौल माय डियर। तो ये था हमारा लघु हिमालय से संबंधित सभी चीजें। तो क्या क्या मैंने बताया घाटी में? कुल्लू, हमने क्या देखा? कांगड़ा, सब हिमाचल प्रदेश में है। हमने क्या देखा? स्पीति, स्पीति लाइक दिस, ये आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए 9 बज गया है, तो अधिक क्लासेस मैं नहीं ले सकता। कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे शिवालिक श्रेणी की, और शिवालिक श्रेणी के बाद हिमालय का हम डिवीजन करेंगे नदियों के आधार पर, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन करेंगे,
और फिर हम जाएंगे अरावली पर्वत श्रेणी हम देखेंगे, और हमारे इंडिया के नीचे जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां की कुछ पहाड़ियों की बात करेंगे, जैसे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गया, विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गया, छत्तीसगढ़ से संबंधित है ना, उन सब की हम बात करेंगे। तो फिलहाल मैं कक्षा को यहीं खत्म करता हूं, और मेरे विद्यार्थियों अगर आज आपकी क्लासेस एंजॉय किए हो तो एक बार रिप्लाई करते चलिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, और रही बात तथ्यों को लेकर के जो पीडीएफ है वो आपके ग्रुप में आ जाएगा, रिटर्न पीडीएफ, और ये तो ब्लैक बोर्ड पीडीएफ। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद माय डियर। थैंक यू भारती जी, थैंक यू। थैंक यू भारती जी, मजा आ गया आपको, थैंक यू, ऐसे आगे बढ़ते जाइए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रकाश जी।